हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा के अंदर हम फिर से इक्वलिटी के ऊपर बात करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने समानता की जो संकल्पना है उसको समझने की कोशिश की, और कुछ एक जो भाग है समानता के संबंध में जो एक महत्वपूर्ण जो तथ्य हमसे छूट गए थे, या कुछ एक पूरा लेक्चर समानता के संबंध में नहीं हो पाया था हमारा। आज की चर्चा के अंदर हम उन सभी पहलुओं को क्या है पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे जो कि इससे पहले वाली चर्चा के अंदर क्या है हमसे छूट गए थे। तो आज की इस चर्चा के अंदर हम क्या है कि समानता के संबंध में जो अलग अलग विचारधाराएं हैं हमारी, उनका समानता के संबंध में क्या मत रहा है। जैसे इससे पहले वाली चर्चा के अंदर भी हमने यह समझने की कोशिश की कि जो समानता के संबंध में है वो डिफरेंस जो आपकी आइडियोलॉजीज है उनके जो जानने का जो नज़रिया होता है, उनके जो देखने का नज़रिया है वह एक दूसरे से अलग रहता है। परंतु मेनली व्हाट इज इक्वलिटी, इक्वलिटी क्या है, जहाँ पे क्या है किसी व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन को या किसी कम्युनिटी को स्पेशल प्रिविलेज ना हो, बल्कि वे अधिकार जो राज्य के द्वारा दिए जाते हो वे क्या सभी व्यक्तियों को ही एक समान प्राप्त होते हैं। खास करके एक समय के अंदर जब हमारे देश दुनिया के अंदर इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, क्योंकि जो समानता की धारणा है ये वास्तव के अंदर क्या है मॉडर्निज्म की जो मॉडर्नाइजेशन की जो कॉन्सेप्ट के साथ इसको भी जोड़ा जाता है। क्योंकि प्राचीन समय के अंदर और मध्य काल के समय के अंदर क्या समानता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो अलग अलग जो विचारधाराएं रही है, खास करके शास्त्रीय उदारवाद या परंपरागत उदारवादियों के अनुसार जो समानता के संबंध में इनका मानना ये है कि जो समानता का जो अर्थ वो वैधानिक अर्थ में लिया जा सकता है। क्योंकि जो कानून के नज़र में क्या है कोई भी व्यक्ति क्या है असमान नहीं होना चाहिए, बल्कि यदि किसी सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया गया तो सभी व्यक्तियों पर एक समान रूप से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और कानून कानून के नज़र में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे उसका धर्म कोई भी हो, उसकी भाषा कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, उसकी अलग जाति हो सकती है, उसका नस्ल के आधार पर भेद हो सकता है, परंतु जो कानून है वो व्यक्तियों के बीच कोई किसी भी तरह का कोई भेद स्वीकार नहीं करे। और इसी तरह जो औपचारिक क्षेत्र के अंदर जो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी है, समाज के जितने भी तबके के जो लोग हैं, अलग अलग तबकों के हो सकते हैं, उनको एक समान रूप से राजनीति के अंदर भी भाग लेने का या पार्टिसिपेशन करने का, उनके वोट देने का अधिकार या उनके इलेक्शन लड़ने का अधिकार, सरकार की नीतियों का समर्थन करने का अधिकार, सरकार की नीतियों का क्रिटिसाइज करने का अधिकार क्या उनको होना चाहिए। नेक्स्ट जो आइडियोलॉजी जो महत्वपूर्ण आइडियोलॉजी है जो विश्व के अंदर क्या दो सर्वमान्य आइडियोलॉजी, एक मार्क्सवादी। पिछले कल भी हमने ये कहा था, और मेरी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मार्क्सवाद के संबंध में अलग अलग वीडियोज है जिसके अंदर हमने अलग अलग क्रांतिकारी मार्क्सवादी विचारकों को समझने की कोशिश की है। तो आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर क्या वीरेंद्र एचपी ऊपर क्या है प्लेलिस्ट में जाकर मार्क्सिस्ट थिंकर्स के जो वीडियोज है उससे भी देख सकते हो, जिससे जो आपकी समझ हो और अधिक दुरुस्त हो सकती है। मार्क्सवादियों का जो मुख्य मकसद रहता है कि इकोनॉमिक इक्वलिटी की स्थापना करना, कि समाज के अंदर क्या है आर्थिक के आधार पे क्या है व्यक्तियों के बीच रिच और पुअर का जो गैप रहता है वो कम से कम होना चाहिए। इसके साथ साथ जो मार्क्सवादी परिणामों जो समानता की जो परिकल्पना है वो परिणामों की परिस्थितियों के अनुसार करते हैं। उनका ये मानना है कि समानता तभी स्थापित की जा सकती है जबकि जो प्रत्येक व्यक्ति क्या है आर्थिक चिंताओं से क्या है मुक्त होगा, मतलब सभी व्यक्तियों के पास क्या है एक समान संसाधन होगी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके उत्पादन के संसाधनों पर नियंत्रण हो, बाकी व्यक्ति क्या है उसकी दया के अनुसार या उसकी तरफ नजरें गड़ाए रखे कि कब वह क्या है हमारे उपभोग के लायक वस्तुएं देगा या वो अपने श्रम बेचने पर मजबूर हो। मार्क्सवादियों का ये मानना है कि उत्पादन के संसाधनों के ऊपर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, जो कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है सभी व्यक्तियों के बीच क्या है एक समान रूप से करे। इस तरह से कि वह जो आर्थिक समानता को बहुत अधिक महत्व देते हैं, और उनका ये मानना है कि जो वैधानिक समानता है और जो राजनीतिक समानता है वह तब तक प्रभावी नहीं हो सकती जब तक कि व्यक्तियों को आर्थिक समानता स्थापित ना की जाए। नेक्स्ट, या सकारात्मक उदारवादी या कल्याणकारी राज्य के जो समर्थक है। कल्याणकारी राज्य का मतलब है ये जो दरअसल कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न का जो कॉन्सेप्ट रहा, जब एक समय के अंदर जो मार्क्सवाद की जो विचारधारा है
पूरी दुनिया के अंदर बहुत अधिक लोकप्रिय हो रही थी। तो दुनिया के जो पूंजीवादी जो मुल्क है उन्होंने अपनी चालाकी के अनुसार, उन्हें ये डर था कि उनके देश के अंदर भी जो कार्ल मार्क्स के विचारों के आधार पे जो श्रमिक है वह विद्रोह ना कर दे, क्रांति ना कर दे, इसलिए उन्होंने अपने देश काल के अनुसार श्रमिकों को कुछ एक रियायतें देना शुरू कर दिया, जिसको वेलफेयर स्टेट कहा गया। वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि राज्य ने क्या है, व्यक्तियों को क्या शिक्षा देना, राज्य ने व्यक्तियों को रोजगार भी देना है, राज्य ने व्यक्ति को हेल्थ भी देना है, राज्य ने व्यक्तियों की सिक्योरिटी का जिम्मा भी लेना है, राज्य ने बहुत सारे ऐसे कार्य करने हैं जो व्यक्ति निजी तौर पे नहीं कर सकता है, इसलिए ऐसे राज्य को क्या कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। जैसे बुजुर्गों को पेंशन देना या महिलाओं को स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड कर देना, तो उसको हम कल्याणकारी राज्य कहते हैं। इनके अनुसार जो कल्याणकारी राज्य क्या कह रहा है, जो समानता का जो आशय है वो अवसर की समानता है। वो ये बोल रहे कि सभी व्यक्तियों को क्या है, एक समान अवसर मिलने चाहिए। यदि सरकारी क्षेत्र की कहीं नौकरी खुली हुई है, कहीं रोजगार खुला है, तो समाज के जितने भी तबके के लोग हो, चाहे अलग अलग परिस्थितियां उनकी रही, परंतु उनको क्या है, अवसर की समानता हर एक को मिलनी चाहिए। ठीक है। इसके साथ जो कल्याणकारी राज्य की विचारधारा है, इसमें ये बात भी शामिल है कि जो समानता के अंतर्गत है वो वैधानिक है। कानून बनाने के समक्ष जब कानून का निर्माण हो रहा हो उस समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सभी व्यक्ति क्या है, कानून क्या जो उनको फायदा मिले। नेक्स्ट हुए आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्र में क्या है, इसमें भी समानता की बात को शामिल करता है कि आपकी चाहे आर्थिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से भी सभी व्यक्तियों को समानता मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है समानता के संबंध में समुदायवादियों की विचारधारा। समुदायवादी जो व्यक्ति विशेष को अधिक महत्व नहीं देते, बल्कि पूरे व्यक्तियों के समुदायों को ही महत्व देते हैं। समुदायवादी विचारकों में जो महत्वपूर्ण जो नाम है, जिनका नाम वाल्जार है, और वाल्जार जो क्या है, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की अवधारणा देते हैं। जटिल समानता के जो विचार है वो वाल्जार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वल्जार ये कह रहा है कि समाज के अंदर जो मूलभूत वस्तुओं के जो वितरण के भिन्न क्या है, मानदंड होने चाहिए। कि समाज के अंदर जो मूलभूत जरूरत चीज़ें हैं उसका जो वितरण है वह क्या अलग अलग तरीके से होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक समाज के लिए जो एक समान जो वस्तुएं हैं वो उपयोगी नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ एक व्यक्तियों को कुछ एक वस्तुओं की जरूरत हो सकती है और कुछ एक व्यक्तियों को क्या है, अलग किस्म की जरूरत हो सकती है। वाल्जार क्या कह रहे हैं कि सभी व्यक्तियों को क्या समान मूलभूत जो सुविधाएं हैं वह प्राप्त होनी चाहिए, परंतु प्रत्येक क्षेत्र में समानता हो ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल के द्वारा या प्रकृति के द्वारा जो असमानता समाज के अंदर व्याप्त है उसको हम खत्म नहीं कर सकते, परंतु व्यक्तियों के द्वारा समाज के अंदर जो असमानता व्याप्त की गई उसको हम खत्म कर सकते हैं, या राज्य के द्वारा या समाज के द्वारा समाज के अंदर इक्वलिटी जो पैदा की गई उसको हम खत्म जरूर कर सकते हैं। चार्ल्स टेलर भी समुदायवादी विचारक रहे हैं, जिनकी जो महत्वपूर्ण बुक है जो 1989 के अंदर पब्लिश हुई, जो सोर्स ऑफ द सेल्फ के नाम से उनकी बुक पब्लिश होती है। अब समानता के संबंध में जो नारीवाद की जो संकल्पना रही है, जो उनकी विचारधारा रही है, इसमें फर्स्ट जो नारीवाद के संबंध में भी क्या मेरी इसी यूट्यूब चैनल पर क्या है बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है, 3 वीडियो बनी हुई है, उसको आप देख सकते हैं और इससे नारीवाद के जो संबंध में अपनी जो समझ उसको दुरुस्त कर सकते हैं। फर्स्ट जो क्या है, उदारवादी नारीवादी जो थे, जो पहला जो नारियों का जो मूवमेंट चला जो वेस्टर्न कंट्रीज से ही शुरू हुआ, इन्होंने क्या सार्वजनिक क्षेत्र में समानता की मांग की कि जो नारियों को भी क्या है, जितना पुरुषों को सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर समानता है, उनको भी क्या पुरुषों के बराबर सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर समानता मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ जो उदारवादी जो नारीवादी थी, उनका राजनीतिक और राजनीति के अंदर उनको क्या है पुरुषों के बराबर समानता मिलनी चाहिए, और पहली बार अमेरिका के अंदर 1920 के अंदर क्या महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। हालांकि इससे पहले 1918 के अंदर क्या है इंग्लैंड के अंदर महिलाओं को क्या राजनीतिक रूप से सहभागिता या समान अधिकार वोट डालने का अधिकार उनको मिला। इसके साथ साथ जो उदारवादी नारीवादी है वे अधिकार और महिलाओं को शिक्षा देने के अधिकार की भी वकालत करती कि महिलाओं को भी क्या है शिक्षा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट जो फेमिनिज्म के अंदर या नारीवाद के अंदर जो दूसरा चरण रहा जिसको हम उग्र नारीवादी कहते हैं, उग्र नारीवादी क्या है, ये निजी क्षेत्र के अंदर क्या समानता की बात करते हैं कि महिलाओं को भी क्या निजी क्षेत्र के अंदर समानता मिलनी चाहिए।
इसके साथ साथ का जो रेडिकल फेमिनिज्म है वो नैतिक के अंदर, मोरल के अंदर, वैधानिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता की भी क्या है, हिमायती है। वो ये बात करती कि वैधानिक समानता होनी चाहिए, राजनीतिक समानता होनी चाहिए, आर्थिक समानता होनी चाहिए, नैतिक समानता होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण है, परंतु ऐसा नहीं कि ये महिलाओं के उत्थान के लिए पर्याप्त है, क्योंकि नारीवादियों जो रेडिकल फेमिनिज्म है उन्होंने पितृसत्तात्मक का क्या है, कड़े शब्दों के अंदर विरोध किया। उनका ये मानना था कि जो पितृसत्तात्मक का अभिप्राय ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर क्या है, जो पुरुषों का क्या है, अधिपत्य है, पुरुषों का दबदबा है, जबकि जो महिलाएं हैं उनका जो कार्य है वो निजी क्षेत्र के अंदर रखा गया है, और महिलाओं को क्या है, घरेलू क्षेत्र तक ही सीमित रखा गया है, और महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखा गया है। ऐसा रेडिकल फेमिनिज्म वाले का मानना है। रेडिकल फेमिनिज्म ये भी मानते हैं कि महिलाओं के सामने जो सबसे बड़ी आज के समय के अंदर जो समस्या है वो उनके नाम ना होने की समस्या। महिलाओं का नाम ही नहीं है समाज के अंदर। समाज का जो ताना बाना है, समाज के जो कस्टम्स है, उसको इस तरह से जनरलाइट किया गया है, उसको इस तरह से सृजित किया गया है कि जो प्रतीक के रूप में वो पुरुषों को माना गया, ना कि नारियों को माना गया है, जबकि जो नारियों को एक दोम दर्जे का या सेकेंड क्लास का जो सिटीजन है वो समाज ने माना है। इसके साथ साथ जो रेडिकल फेमिनिज्म ये कहते हैं कि जो महिलाओं के जो घरेलू वे काम करते हैं, घरेलू काम का कोई उन्हें मूल्य नहीं दिया जाता और ना ही उसका कोई वैल्यू है, और जो सेक्स है वो अपने आप में एक जैविक संकल्पना है, और जो जेंडर है वो अपने आप में एक सांस्कृतिक संकल्पना है। इसके साथ साथ वो जो बड़े जो उनका जो परिधान है, जो महिलाओं के जो पहनने की जो वेशभूषा है, महिलाओं जो लंबे कपड़े, लंबे बाल पहन रखती है या पुरुष छोटे बाल रखते हैं, इसका जो निर्धारण है ये सेक्स के द्वारा या जेंडर के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि समाज के अंदर जो व्याप्त जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारे कस्टम्स है, उसने व्याप्त क्या हुआ है, जिसका जो रेडिकल फेमिनिज्म वाले क्या है उसको अपोज करते हैं, उसका विरोध करते हैं। इसके साथ साथ रेडिकल फेमिनिज्म ये भी कह रहे हैं कि नारी को क्या है, पुरुषों के समान, हम ये मांग नहीं करते कि नारियों को भी पुरुषों के समान बना दिया जाना चाहिए, परंतु हम इस बात की कड़े शब्दों के अंदर वकालत करते हैं, एडवोकेसी करते हैं कि महिलाओं को भी क्या है, पुरुषों के बराबर सम्मान मिलना चाहिए। समाज के अंदर जो प्रतीक के रूप में पुरुषों को आपने रखा है उसमें फेमिनिज्म क्यों नहीं हो सकती, उसमें महिलाएं क्यों नहीं हो सकती, और एक जो बहादुरी का जो चित्र पुरुषों को बनाया गया, महिलाओं को उससे अछूता रखा गया है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नारीवादी विचारकों के अंदर महत्वपूर्ण जो विचारक हुई है, जिनका नाम कैरोल पैटमैन था। कैरोल पैटमैन ने भी ये कहा कि महिलाओं के जो उत्पीड़न का बहुत बड़ा जो कारण है वो पितृसत्तात्मक है। उन्होंने भी पितृसत्तात्मक क्षेत्र का विरोध किया और महिलाओं को भी निजी क्षेत्र के अंदर क्या है, पुरुषों के बराबर स्वतंत्रता या समानता मिलनी चाहिए। कैरोल जो पिटमैन थे उन्होंने पितृ कल्याणकारी जो राज्य है उसको पितृसत्तात्मक कहा, कि जो वेलफेयर स्टेट है वह भी दरअसल के अंदर पुरुषों का हिमायती है, पुरुषों के पक्ष के अंदर है, पुरुषों का पावर शेयरिंग, पावर के अंदर उसका शेयरिंग है, पावर स्ट्रक्चर के अंदर जो वीमेंस का वो पावर शेयरिंग बहुत कम है। कैरोल पेटमैन महिलाओं के संबंध में ये कह रहे हैं कि जो महिलाएं अभी भी प्राकृतिक अवस्था के अंदर है, और जो सामाजिक समझौता हुआ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो हॉब्स लॉ और रूसो ये बात करते हैं, उसमें महिलाओं की कहीं भी शेयरिंग नहीं रही है, बल्कि महिलाओं की कहीं भी पार्टिसिपेशन नहीं रही है। कैरोल पेटमैन की जो महत्वपूर्ण रचना जो 1983 के अंदर पब्लिश हुई है, उनका नाम था फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ द पब्लिक प्राइवेट डिकोटोमी, जो 1983 के अंदर पब्लिश होती है। नेक्स्ट जो फेमिनिस्ट थिंकर रही है बेटी फ्रीडन रही है। बेटी फ्रीडन को नारीवादी मुक्ति का जन्मदाता भी कहा जाता है, और बेटी फ्रीडन ने जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की क्या है उसने उसको लीड किया था, और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं रही है द फेमिनिज्म मिस्टिक्यू जो 1963 के अंदर उनकी बुक पब्लिश होती है, और द सेकंड स्टेज 1981 के अंदर इनकी बुक ये पब्लिश होती है। उन्होंने ये कहा कि महिलाओं की जो मुख्य समस्या ये रही कि वो महिलाओं के सामने कोई नाम ही नहीं है, महिलाओं का कहीं नाम ही नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। केट मिलेट हुई जो नारीवादी विचारक हुई है, वो कह रही है कि जो नारीवादी जो राजनीति है दिन प्रतिदिन की राजनीति है। इस तरह की जो कोटेशन है यूजीसी नेट सेट के अंदर कई बार पूछी गई है, और बाकी भी आपका किसी भी तरह का कोई यूपीएससी के अंदर भी किस तरह की जो कोटेशन है वह पूछी जाती है, या कॉलेज कट का पेपर हो या पीजीटी का जो पेपर, इस तरह की कोटेशन इससे पहले बहुत बार पूछी गई है। केट मिलेट की जो महत्वपूर्ण बुक है जो 1969 के अंदर पब्लिश होती है, उस बुक का नाम था दी सेक्सुअल पॉलिटिक्स। अब जार्मिन ग्रीन
ग्रीर जार्मिन ग्रीर की जो महत्वपूर्ण रचना, जो एक महत्वपूर्ण नारीवादी विचारक हुई है, उन्होंने सेक्स एंड डेस्टिनी जो 1984 के अंदर इनकी बुक पब्लिश होती है। सेकंड उनकी जो बुक थी द फीमेल इनुच जो 1970 के अंदर पब्लिश होती है। और साइमन दा बुआ जो नारीवादी आंदोलन के एक बहुत बड़ी विचारक हुए, उनके साइमन दा बुआ का ये मानना था कि महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। साइमन दा बुआ के ऊपर नारीवादी आंदोलन के अंदर हमने साइमन दा बुआ के ऊपर काफ़ी बात की है। और साइमन दा बुआ की जो बुक्स है, महत्वपूर्ण जो बुक्स है, एक बुक्स तो उनकी 1949 के अंदर पब्लिश हुई थी जिसका नाम था दी सेकंड सेक्स, जो महत्वपूर्ण बुक है। और नेक्स्ट उनकी बुक 1970 के अंदर पब्लिश हुई जिस बुक का नाम था दी पर्सनलिज्म पॉलिटिक्स। साइमन दा बुआ कह रहे कि महिलाएं बनाई नहीं जाती बल्कि पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती, मतलब एक जेबी का उदाहरण है, एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है एक गर्ल के अंदर एक बॉय के अंदर, परंतु समाज के अंदर जो व्याप्त जो कस्टम्स है वो लड़कियों के लिए अलग है और लड़कों के लिए अलग है, जिससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनके अंदर डिफरेंस करते हैं, गर्ल के लिए अलग और बॉय के लिए अलग। वर्जीनिया वुल्फ एक नारीवादी विचारक है। वर्जीनिया वुल्फ का यह मानना है कि महिला होने के नाते मेरा कोई देश नहीं। कितनी बड़ी बात है। इस तरह की जो कोटेशन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी महत्वपूर्ण बुक जो 1929 के अंदर पब्लिश होती है जिस बुक का नाम था आ रूम ऑफ वंस ओन, इनकी महत्वपूर्ण बुक है। और मेरियोसा मेरियास मेरियोसा डाला कोस्टा जो इटली की एक विचारक हुई है, उन्होंने महिलाओं को उनके घरेलू काम के लिए वेतन मिलना चाहिए इसकी वकालत की है। कैरोल गिलगिन की बात करें, गिल गिलीगन की बात करें, कैरोल गिलीगन की बात करें तो कैरोल गिलगिन की जो महत्वपूर्ण बुक जो 1982 के अंदर पब्लिश होती है उस बुक का नाम था इन अ डिफरेंट वॉइस। और कैरोल गिलगन ये कह रहे कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो लड़कियों का जो लगाव है वो क्या है, माँ से अधिक होता है, जबकि पुरुष की जो पहचान है अपने आप एक स्वतंत्र रूप से बनाना चाहता है, जो कि उसके एक स्त्रियों के ऊपर क्या डोमिनेंस या आधिपत्य रखने का एक बड़ा कारण रहा है। इसके साथ साथ कैरोल गिलीगन ने इथिक्स ऑफ केयर की भी बात की है कि जो वे देखभाल की जो नैतिकता, बेबी की जो वे केयरिंग करती है, लविंग केयरिंग की जो उनकी मॉरलिटी है उसका भी उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। और इसका विचार इसके साथ साथ जो ये उनका विचार ये जॉन रॉल्स के जो न्याय के सिद्धांत से क्या है, अलग है, डिफरेंट है। ठीक है। एल्स्टीन नारीवादी विचारक हुई है। इनकी महत्वपूर्ण बुक जो 1993 के अंदर पब्लिश हुई जिस बुक का नाम था पब्लिक मैन प्राइवेट वुमेन के नाम से। वह कह रही है कि महिलाओं के पास घरेलू कार्य करने के सिवा कोई कार्य ही नहीं है। एल्स्टीन कह रही है कि जो शोषण का जो मुख्य कारण है वह सेक्स नहीं है बल्कि जेंडर है। महत्वपूर्ण नेक्स्ट जो नारीवादी विचारक हुई है आयरिश मेरियम यंग, जिनकी महत्वपूर्ण बुक 1994 के अंदर पब्लिश होती है जिस बुक का नाम था जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस। और इनकी नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बुक थी जो 2001 के अंदर पब्लिश होती है इंक्लूजन एंड डेमोक्रेसी। और नेक्स्ट उनकी बुक जो 2005 के अंदर पब्लिश होती है उस बुक का नाम था ऑन फीमेल बॉडी एक्सपीरियंस। कोहेन भी जो नारीवादी विचारक हुए, उनकी जो महत्वपूर्ण बुक जो 2008 के अंदर पब्लिश होती है रेस्क्यूइंग जस्टिस एंड इक्वलिटी के नाम से। इसके अंदर क्या उन्होंने जो रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है उसको क्या क्रिटिसाइज करने की कोशिश की है। ओकिन भी एक प्रसिद्ध नारीवादी विचारक, उनकी जो महत्वपूर्ण बुक जो 1991 के अंदर पब्लिश होती है जिस बुक का नाम था जस्टिस जेंडर एंड फैमिली के नाम से। अब नेक्स्ट जो विचार है वह मल्टीकल्चरलिज्म का है, बहुसंस्कृतिवादियों की है। और बहुसंस्कृतिवादियों के ऊपर भी हमने क्या है यूट्यूब जो मेरा चैनल है इसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की है। बहुसंस्कृतिवादियों में बिल किमलिका और विकू फारिक को मेनली काउंट करते हैं। और इनका ये मानना था जो विषमता है वह केवल आर्थिक नहीं होती बल्कि सांस्कृतिक भी होती है, क्योंकि जो मैंने कहा कि जो विषमता का है वह अलग अलग कारण हो सकता है, इसलिए ये कह रहे थे जो विषमता केवल आर्थिक नहीं होती है बल्कि सांस्कृतिक भी होती है। इसके साथ साथ जो बिल किमलिका और विकू पारिक ये कह रहे हैं कि जो समाज के अंदर जो माइनॉरिटीज ग्रुप है, जो अल्पसंख्यक क्या है, उन विशेष समूह को क्या विशेष अधिकार मिलने चाहिए। जो किमलिका क्या कह रहे हैं वह डिफ्रेंशिएटेड सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, जो समाज के अंदर जो अलग अलग तबके के लोग हैं उनको क्या है विभेदीकृत नागरिकता मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ वे भी कह रहे हैं जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं समाज के अंदर क्या उनको गरिमा मिलनी चाहिए, उनको भी समान मिलना
चाहिए। ठीक है, किमलिका के अनुसार किमलिका क्या कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की जो सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए क्या है, उन्हें विशेष बल राज्यों के द्वारा दिया जाना चाहिए। मेरियम यंग के क्या कह रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस है, जो विभेद की राजनीति है, वह उन लोगों को अधिकार प्रदान करना नहीं चाहती, उनके प्रति क्या हुआ है, पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। ठीक है, पूर्वाग्रह से क्या है, ग्रस्त है। और खास करके जो मल्टीकल्चरिज्म के अंदर जो एशियाई समाज है, उनकी जो आइडेंटिटी थी उसको बहुत अच्छा नहीं मानती थी। ठीक है, इसके साथ साथ अब हम कंक्लूजन के आधार पे या ये बात कर लें कि बहुत सारे ऐसे विचारक ये हुए जो समानता के बहुत बड़े क्रिटिसाइज रहते, जैसे अरस्तु ने तो असमानता को क्या है, प्राकृतिक माना था कि ये प्रकृति का नियम है असमानता, कि वरिष्ठ कनिष्ठ पर शासन करेगा, मतलब सीनियर जूनियर पर शासन करेगा। लॉर्ड एक्टन तो ये कह रहे हैं कि समानता की आशा ने स्वतंत्रता को ही धूमिल कर दिया। मतलब यदि हम समाज के अंदर समानता स्थापित करना चाहते हैं, समानता का मतलब ऐसा भी नहीं कि सभी व्यक्तियों को एक समान बना देना, परंतु जैसे एफर्मेटिव एक्शन की हम बात करते हैं, एफर्मेटिव एक्शन जैसे अमेरिका के अंदर हुआ, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर है कि समाज के अंदर ऐसे तबके जिनको सदियों से शोषण हुआ है, जिनको क्या विकास की मुख्य धारा से वंचित रखा गया है, उनको हम समाज के अंदर स्पेशल प्रिविलेज देना पड़ेंगे। इसलिए लॉर्ड एक्टन कह रहा है ऐसी परिस्थिति में यदि समाज के अंदर जो पिछड़े तबके के जो लोग हैं उनको हम स्पेशल राइट्स देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उन लोगों के लिबर्टी का हम हनन करते हैं जो कि समाज के अगड़े तबके के लोग हैं। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, टॉकविले हुए, टॉकविले क्या है, समानता का जो आशय है वो बहुमत की निरंकुशता को मानता है कि जो समानता समानता नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि वास्तव के अंदर ये बहुमत का क्या होता है, निरंकुश तंत्र होता है। प्रेटो हो गया, मॉस्का हो गया, मिशेल्स हो गया, जो कि एलिट ग्रुप के सपोर्टर है, उन्होंने भी क्या इक्वलिटी को क्रिटिसाइज करने का काम किया है। या जो कंटेम्प्रेरी जो थिंकर्स रहे, जिनका नाम क्रिस्टोल वेल ने भी योग्यता आधारित संकल्पना जस्ट मेरिटोक्रेसी की संकल्पना का क्या है, समर्थन किया है। और उन्होंने समाज में जो विषमता व्याप्त है, लेकिन विषमता का जो कारण है ये कौशल के आधार पे होना चाहिए, ऐसा क्रिस्टोल बेल का मानना है। माइकल यंग की जो महत्वपूर्ण बुक है जो 1958 के अंदर पब्लिश हुई थी, उस बुक का नाम था द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी, के अंदर उन्होंने भी योग्यता तंत्र की आलोचना की है और योग्यता आधारित संकल्पना को क्या है, मेरिटोक्रेसी की भी उन्होंने क्या है, आलोचना करने का काम किया। ठीक है, यहाँ तक कि जो उदारवादी है वह भी परिणामों की जो समानता की जो क्या है उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो समानता के संबंध में हमारी सेकंड वीडियो रही, यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं मेरी देखी हो तो आप उसको ज़रूर देख लें, तभी आपको इसी वीडियो का भी कोई फ़ायदा मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।